हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने पिछले वीडियो में बात की थी चौहान वंश की, और चौहान वंश के विग्रह राज द्वितीय तक हमने बात कर ली थी। तो आज अपने उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। विग्रह राज द्वितीय के बाद जो चौहानों का प्रमुख शासक आता है वो आता है अजय राज चौहान। तो आज अपने बात करेंगे सबसे पहले अजय राज चौहान की। अजय राज चौहान। अब अजय राज चौहान ने 1105 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1105 से लेकर 1133 तक। अब इस अजय राज चौहान को राजस्थान के इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इसके समय को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा है। चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल, साम्राज्य निर्माण का काल किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। अब इस अजय राज चौहान ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। नरवर्मन को पराजित किया। 1113 ईस्वी में अजय मेरू, या अपने आप बोल देते हैं अजमेर, अजय मेरू या अजमेर नगर की क्या कर दी? स्थापना कर दी, और इसे बनाया चौहानों की नई राजधानी। चौहानों की राजधानी बनाया। अब आपसे पूछ ले कि अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? अही छत्रपुर। और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी क्या बना लिया? राजधानी। अब नाम आया है अजयमेर। अजमेर नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान का नाका भी कहते हैं। राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, इसके अलावा इसे कहते हैं अंडे की टोकरी। ये अजमेर के प्रमुख उपनाम है। तो सबसे पहला जो उपनाम था राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का, और अरावली का क्या कहते हैं इसे? अरमान, अंडे की टोकरी। इसके अलावा अजय राज ने अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया है? अजमेर दुर्ग का। अब ये जो अजमेर दुर्ग है ये तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा गढ़? तारागढ़ दुर्ग। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने तारागढ़ हैं? तो 2 तारागढ़ हैं। एक तो अजमेर का तारागढ़ और दूसरा बूंदी का तारागढ़। अजमेर का और दूसरा बूंदी का। तो राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग हैं। अब तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात की जाए तो ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर। इस कारण इसे कहते हैं गढ़ बीठली। बीठली पहाड़ी पे बना इसलिए इसे क्या कह देते हैं? गढ़ बीठली। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शाहजहां के समय यहाँ का जो दुर्ग रक्षक था वो था विठल दास गौड़। कौन था? विठल दास गौड़। अब इस विठल दास गौड़ ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। इस कारण भी इसका नाम क्या मिलता है? गढ़ बीठली मिलता है। इसके अलावा इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? तो मेवाड़ का राजकुमार था जिसका नाम था पृथ्वीराज, जिसे अपने कह देते हैं उड़ना राजकुमार। क्या ये उड़ता था? तो इसका नाम उड़ना राजकुमार क्यों है? क्योंकि ये दौड़ने में तेज था, घुड़सवारी में निपुण था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? उड़ना राजकुमार। तो इस पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था तारा।
वो कुछ समय के लिए अजमेर के इस दुर्ग में निवास किया था। उसकी याद में पृथ्वीराज ने तारागढ़ के कुछ महलों का निर्माण करवाया। इस कारण इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया है? तारागढ़ दुर्ग नाम दिया गया है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर अपने आगे चलते हैं। अपने बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग की। अब ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है, हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पे हुए हैं? तारागढ़ अजमेर पे। इसके अलावा हमने बात की थी कि तारागढ़ दुर्ग एक कहाँ पे है? बूंदी पे है, बूंदी में है। और इस बूंदी के तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने। अब इस बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड कीपलिंग कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इसे बूंदी के तारागढ़ का निर्माण भूतों या प्रेतों ने करवाया है। कहने वाला व्यक्ति कौन है? रुडयार्ड कीपलिंग। अब इसे तारागढ़ क्यों कहते हैं? ये नीचे से देखने पर ऊपर आकाश में एक तारे के भांति दिखाई देता है। इस कारण बूंदी के दुर्ग को क्या नाम दिया गया है? तारागढ़ दुर्ग नाम दिया गया है। अब अजय राज ने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों का नाम अजय प्रिय धर्म या श्री अजय देव मिलता है। अब कुछ सिक्कों पर अजय राज की रानी सोमलेखा का नाम मिलता है। अजय राज की रानी सोमलेखा का नाम मिलता है कुछ सिक्कों पे। इसे सोमलेखा को सोमलवती भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोमलवती। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये तो आगे चलते हैं अपने। अब अजय राज शैव धर्म का अनुयायी था। अब इसने धर्म सहिष्णुता का परिचय देते हुए श्वेतांबर जैन व दिगंबर जैन के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। जैन धर्म के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की है किसने? अजय राज ने। इससे हमें यह पता चलता है कि ये एक धर्म सहिष्णु शासक था। इसके अलावा पार्श्वनाथ जैन मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट किया इसने। तो ये था चौहानों का शासक अजय राज। और अपने अंतिम समय में राजकाज अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया और स्वयं कहाँ चला गया था? पुष्कर चला गया था। फिर इसके बाद अपने पढ़ते हैं अर्णोराज। अजय राज के बाद जो शासक बना वो था अर्णोराज। अर्णोराज ने
1133 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया है। इसकी उपाधि की बात की जाए सबसे पहले तो इसने एक तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक ये उपाधियां धारण की थी। फिर इसके युद्ध अभियान की बात की जाए, इसने भी मालवा के शासक, कौन था मालवा का शासक? नरवर्मन, मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। इसके अलावा गजनी के तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया, तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। फिर इसके समय में गुजरात में शासन चल रहा है चालुक्यों का। गुजरात का चालुक्य शासक है जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज और अर्णोराज के बीच में 1134 ईस्वी में युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो इस युद्ध में विजय होती है अर्णोराज की, ठीक है। और युद्ध विजय के बाद जय सिंह सिद्धराज और अर्णोराज के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। संधि स्वरूप जय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका नाम था कांचन देवी, कांचन देवी का विवाह कर दिया किससे? अर्णोराज से। इससे दोनों में क्या हो गई है? मित्रता हो गई है, ठीक है। अब जय सिंह सिद्धराज 1142 में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1142 ईस्वी में। तो 1142 में गुजरात का शासक बनता है कुमारपाल। चालुक्य शासक कौन है? अब कुमारपाल। शासक बनते ही अर्णोराज और कुमारपाल में भी संघर्ष होता है, अर्णोराज और कुमारपाल में संघर्ष होता है। इस संघर्ष की जानकारी हमें दो ग्रंथों से मिलती है। एक तो है प्रबंध चिंतामणि, कौन सा ग्रंथ है? प्रबंध चिंतामणि। और दूसरा ग्रंथ है प्रबंध कोश। इन दो ग्रंथों से कुमारपाल और अर्णोराज के बीच के संघर्ष की जानकारी मिलती है। अब आपसे पूछ ले कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? तो वो है मेरुतुंग। और प्रबंध कोश का लेखक कौन है? तो वो है राजशेखर। इन दोनों ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है कि 1142 ईस्वी के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल बना और कुमारपाल और अर्णोराज के बीच आबू के निकट युद्ध होता है, आबू के निकट युद्ध होता है। और इस युद्ध में अर्णोराज की हार हो जाती है। हार किसकी हो गई? अर्णोराज की, ठीक है। अब हमने पहले देखा था कि जय सिंह सिद्धराज हारा था, अब की बार कुमारपाल जीत गया है। फिर इस युद्ध के बाद भी क्या होती है? एक संधि होती है। संधि के बाद अर्णोराज अपनी बहन जालहण का विवाह किससे कर देता है? कुमारपाल से कर देता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इस संधि के बाद अपनी बहन जालहण का विवाह करने के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये प्रारंभिक इसके युद्ध है अर्णोराज की। उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे चलते हैं अपने। अब मैंने आपको बताया कि अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया। कहते हैं कि तुर्क आक्रमणकारियों के कारण अजमेर की भूमि पे चारों ओर रक्त ही रक्त हो गया। तो अब इसे भूमि के शुद्धिकरण के लिए अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं
अन्ना सागर झील। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? अर्णोराज, चौहान शासक अर्णोराज। ठीक है, लेकिन इस झील को पानी या जल कौन सी नदी से मिलता है? तो वो नदी थी चंद्रा नदी का जल मिलता है। कौन सी नदी का? चंद्रा नदी का जल। अब आपसे पूछ ले कि मुगल शासक जहांगीर ने कौन से बाग का निर्माण करवाया इसके किनारे? जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। कौन से बाग का? दौलत बाग का निर्माण करवाया। और ये दौलत बाग वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के। फिर जहांगीर के बाद मुगल बादशाह बनता है शाहजहां। शाहजहां ने इस झील के किनारे संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण करवाया। कितनी दरियों का? 12। किससे बनी हुई है? संगमरमर से। इसके अलावा नूरजहां, कौन थी नूरजहां? जहांगीर की पत्नी। और नूरजहां की माता यानी नूरजहां की मम्मी जी, जिनका नाम है अस्मत बेग। अस्मत बेग ने इत्र का आविष्कार, इत्र का क्या कर दिया? आविष्कार। और कहाँ पे? इसी अन्ना सागर झील के किनारे पे इत्र का आविष्कार कर दिया है। किसने किया था? अस्मत बेग ने। इसके अलावा अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर वराहा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। पुष्कर के कौन से मंदिर का? वराहा मंदिर का निर्माण करवाने वाला अर्णोराज था। फिर 1155 ईस्वी में इसके पुत्र जगदेव, कौन सा देव? जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। अर्णोराज की हत्या कर दी। और ये जगदेव चौहानों का प्रथम पितृहंता कहलाता है। चौहानों का प्रथम पितृहंता। तो ये था अर्णोराज। अब अर्णोराज के बाद में शासक कौन बना? जगदेव प्रतिहार बना। लेकिन इसने कोई इतना बड़ा अच्छा कार्य नहीं किया कि ये हमें इतिहास में पढ़ने को मिले। सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि चौहानों का प्रथम पितृहंता कौन था? जगदेव था। अब ये जगदेव 1155 से लेकर 1158 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। फिर इस जगदेव के बाद शासक कौन बनेगा? वो अपने बात करते हैं आगे। अब अर्णोराज और जगदेव के बाद में शासक आया विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा शासक आया है? विग्रहराज चतुर्थ। 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक शासन करेगा विग्रहराज चतुर्थ। अब इसके समय को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल कहा गया है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। अब विग्रहराज को जयानक, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा। पृथ्वीराज विजय में कवि बांधव या कटी बांधव कहा गया है। और ये आपके क्वेश्चन आया था रीट 2015 में कि कवि बांधव किसे कहा जाता है?
तो बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? कवि बांधव। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया। किसे पराजित किया? तंवर को। और दिल्ली पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दिल्ली पे क्या हो गया इसका? अधिकार। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, पहला चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। इसके अलावा गजनी के शासक खुसरो शाह, खुसरो शाह को पराजित किया। गजनी के किस शासक को पराजित कर दिया है? खुसरो शाह को। इसके अलावा चालुक्य शासक कुमारपाल से जालोर, नागौर व पाली छीन लिया। पाली छीन लिया। ये वही कुमारपाल है जिसका विवाह अर्णोराज ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? कुमारपाल से। और इससे अर्णोराज क्या हुआ था? पराजित। लेकिन विग्रहराज ने इसे पराजित कर दिया। जालोर, नागौर और पाली को इससे छीन लिया है। इसके अलावा एक जाति थी भंडानक, भंडानकों को भी इसने पराजित किया है। ये तो है विग्रहराज चतुर्थ के प्रारंभिक अभियान। अब इसके बाद बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और इस पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण। और इस पाठशाला की दीवारों पर, इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई। हरिकेली नाटक की क्या लिखवा दी? पंक्तियां। लेकिन जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया। तुड़वा कर किसका निर्माण करवा दिया? 2.5 दिन के झोंपड़े का। किसका निर्माण करवा दिया है? 2.5 दिन के झोंपड़े का। अब इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? एक बार किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। अब अपनी बात चल रही है 2.5 दिन के झोंपड़े पे। तो इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? तो इसके हमें इतिहास में 2 तर्क मिलते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब 2 तर्क मिलते हैं इसके। एक तो है कि इसका जो निर्माण है वो कितने दिन में हो गया? 2.5 दिन में हो गया। कितने दिन में? 2.5 दिन में। इस कारण इसे क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और दूसरा तर्क ये है कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स भरता है। उर्स यानी मेला भरता है। किसका? पंजाब शाह का। कौन से शाह का मेला भरता है भाई? पंजाब शाह का मेला भरता है। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, तो राजस्थान की पहली मस्जिद वो कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है राजस्थान की पहली मस्जिद। अब उसके बाद में अपने बात करें विग्रहराज के दरबारी विद्वानों की, तो ये विद्वानों का संरक्षक था। इसी कारण जैनक ने इसे क्या कहा? कवि बांधव कहा है। तो इसके दरबार में एक तो
विद्वान था सोमदेव। अब सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रह राज। कौन सा ग्रंथ लिखा है? ललित विग्रह राज। दूसरा है नरपति नालह। अब नरपति नालह ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बिसल देव रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा है? बिसल देव रासो। दोनों के दोनों नाटक हैं और इनमें प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा स्वयं विग्रह राज या बिसल देव ने भी एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरिकेली। अब इस हरिकेली नाटक की पंक्तियां मैंने आपको बताई कि संस्कृत पाठशाला की दीवारों पे लिखी हुई थी और वर्तमान में 2.5 दिन की झोंपड़े की सीढ़ियों की दीवारों पर या सीढ़ियों पे बनी हुई है इस हरिकेली नाटक की पंक्तियां। और ये नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब इसके अलावा यह हरिकेली नाटक की पंक्तियां हमें मिलती है ब्रिस्टल में। अब पूछ लो कि सर जी ब्रिस्टल में कैसे? ब्रिस्टल कहाँ पे है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये है इंग्लैंड में, ठीक है। और ब्रिस्टल में एक स्मारक बना हुआ है या समाधि बनी हुई है राजा राम मोहन राय की। भाई ये वहाँ क्या लेने गया था? तो राजा राम मोहन राय जिन्हें पत्रकारिता का जनक, भारतीय सांस्कृतिक या सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है, ये मुगल शासक अकबर सेकंड की पेंशन बढ़वाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। वहीं पर इनकी 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और वहां पे इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। और इस स्मारक पर कौन से नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है? हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। अब इसके अलावा विग्रह राज चतुर्थ ने बिसलपुर कस्बे की क्या कर दी? स्थापना की। और ये बिसलपुर कस्बा कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। अब यहीं पर बनास नदी के ऊपर बिसल सागर जलाशय व बांध का निर्माण करवाया। वो भी किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव ने करवाया था। और इसका काल चौहानों का क्या है? स्वर्ण काल है। तो ये था विग्रह राज चतुर्थ। अब इसके बाद में सोमेश्वर चौहान और इससे पहले अपर गांगी और पृथ्वीराज सेकंड शासक बनते हैं। लेकिन आगे की जो अपनी चर्चा है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।